अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज पीएसएल में कोई मैच नहीं है क्योंकि आज डे ऑफ है और हमारे पास जो है बहुत सारी खबरें हैं, कुछ पीएसएल के हवाले से भी हैं, कुछ जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के भी हवाले से। एक बड़ी खबर है, अब ये इस पर कितनी हद तक ये खबर सही जाएगी नहीं जाएगी हम नसीम भाई से पूछते हैं। नसीम भाई, मोहम्मद शामी बहुत अच्छी उन्होंने वर्ल्ड कप में बॉलिंग करी, सुनने में आया उनकी एडी का ऑपरेशन हुआ है, तो जो अभी T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें शामी होंगे या नहीं होंगे, क्या चांस दिख रहा है आपको? देखिए, पीएसएल के फ़ौरन बाद इंडियन प्रीमियर लीग है, तो इसका मकसद है कि शामी वो भी मिस कर रहे हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग जिस तारीख को ख़त्म होगी, ये ख़त्म होगी 26 मई को और 1 जून से वर्ल्ड T20 है, तो उसके एंड में 4 से 5 दिन बाकी होंगे और उसके बाद वर्ल्ड T20 शुरू हो जाएगा। इस लिहाज से शामी की शिरकत मशकूक लग रही है। देखें, ये फास्ट बॉलर आपके साथ बैठी हैं, ये बताएंगी, लेकिन एडी की तकलीफ़, नी की तकलीफ़ जो आपकी पिंडली के अंदर होती है, जो हमारे साबिक कप्तान इमरान खान साहब को भी हुई थी, ये इससे रिकवर करना बहुत मुश्किल काम होता है। आपकी जो यानी कि नीचे का हिस्सा जो टांगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मेन वो फोकस और वो इंजरी भी सीरियस होती है, कमर की इंजरी बहुत सीरियस होती है। तो अगर उन्होंने पूरी एक सर्जरी कराई है इसकी, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो मिस कर जाएंगे। एमन, आप क्या कहती हैं, इस तरह की जो ऑपरेशंस होते हैं, इस तरह की इंजरीज होती हैं, इसकी रिकवरी में अंदाज़न कितना टाइम लगता है और शामी का ना होना इंडियन टीम के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? आया उनके पास बैकअप बहुत होते हैं लेकिन फिर भी कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखें, शामी इंडिया के बहुत मेन बॉलर हैं। अभी रिसेंट वर्ल्ड कप में भी उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। इनिशियली वो खेल नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो एक फास्ट बॉलर के लिए लोअर बॉडी से इंजर्ड होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें उसका कमबैक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फास्ट बॉलिंग में जब आप जंप करते हैं तो आपकी 300% आपकी फोर्स लग रही होती है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि बेन स्टोक्स ने भी अपनी नी की सर्जरी करवाई। जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था फ़ौरन बाद उनकी सर्जरी हुई और उन्होंने आके फ़ौरन टेस्ट मैच खेला। तो इट डिपेंड्स कि उनकी कोई रिप्लेसमेंट हो रही है या अगर कोई छोटा मोटा सा है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि एंकल इंजरी से वो इतनी जल्दी अपने आप को रिकवर कर सकें। नसीम भाई, शामी का ना होना कोई इंडिया को नुकसान देगा? क्योंकि इंडिया वालों के पास तो बैकअप बहुत होते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, तो मुझे एकदम उनके प्राइम मिनिस्टर याद आ गए। वो बोलते भी ज़रा मज़े के स्टाइल में, तो उन्होंने बोला शामी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। हाँ। उन्होंने शामी को ऐसे किया था। तो आप क्या समझते हैं कि है शामी का मतलब ना होना इंडिया को नुकसान देगा या है उनके पास बैकअप बहुत है? कैसे बैठा है कोहली, उठ जा, बस हो गया जो हो गया, अब चल अपना काम कर। अच्छा, उन्होंने ये जुमला भी बोला था विराट कोहली को जाके, अच्छा खेल, जब सब उदास बैठे हुए थे। लेकिन देखिए, शामी जिस तरह की कंडीशंस मिलेंगी आपको वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ बॉल स्विंग होता है, वहाँ पे सीम और स्विंग, खास तौर पे स्विंग हवा, वहाँ पे समंदरी हवाएं हैं, सारे मोस्टली ग्राउंड वहाँ पे समंदर के साथ ही होते हैं, तो वहाँ पे गेंद स्विंग होता है। और शामी और भुवनेश्वर कुमार उनके दो बेस्ट स्विंग बॉलर्स हैं, जो दोनों जगह पे गेंद को स्विंग करने की सलाहियत रखते हैं और जितनी स्विंग चाहिए होती है उतनी ही स्विंग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत लंबी गेंद स्विंग कर रहे हैं तो बैट के पास से गुजर जाती है। कंट्रोल है, तो दोनों को कंट्रोल बहुत अच्छा है, दोनों की जगह बहुत मजबूत है, उनको लेंथ का बहुत अंदाजा है। शामी ने जितने आउट किए, पेस तो शामी का इतना नहीं था, लेकिन उनकी लेंथ इतनी अच्छी थी, हम डेक को टच करते थे बॉल को। हम ये दुआ करते हैं कि शामी हमें वर्ल्ड कप में दिखें। नसीम भाई, वर्ल्ड कप T20 की अगर हम बात करते हैं तो कई ज़रायों से ये बात आ रही है कि शादाब जो है वो अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से बाहर होंगे और हारिस रऊफ जो है वो अपनी इंजरी की वजह से होंगे। तो ऐसा है या फिर शादाब दोस्ती यारी गैंग, रिश्तेदारी गैंग की वजह से वर्ल्ड कप T20 में होंगे? देखिए, वर्ल्ड कप में इस गैंग को तो बहुत नुकसान पहुंचा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी जो T20 हो रहा है उसमें क्या शादाब को बाहर किया जाएगा? हारिस तो इंजरी का शिकार है अभी। जैसे अभी हमने बात कल के शो में भी हमने बात की थी इस पे कि आप जाहिद महमूद की भी बॉलिंग देखें, वो भी पाकिस्तान का खिलाड़ी है। आरिफ याकूब को भी देखें, वो भी पाकिस्तान का खिलाड़ी है। उसामा मीर की कारकर्दगी शादाब से कहीं ज़्यादा बेहतर दिखाई दी है इस PSL के अंदर। मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग को उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से कंट्रोल रखा है अब तक, अगर हम देख रहे हैं तो फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए कि शादाब ही टीम में होंगे। और जहाँ तक आपने बात की, वो जो एक ग्रुप था, वो जो बंच ऑफ प्लेयर्स थे, अब वो उस तरीके से नहीं है। अफगानिस्तान के मैच हारने के बाद हमने वर्ल्ड कप में दिखाया था कि बाबर आजम के कंधे पे हाथ रखो, वो रोना शुरू हो जाएंगे। और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अगर फील्डर्स ग्राउंड के अंदर जो है वो एनर्जी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं फील्डर, तो फिर कप्तान क्या करेगा। तो वो इतने बेबस हो गए थे। और उसके बाद ये देखा गया कि जब ऑस्ट्रेलिया के टूर पर टीम गई थी तो वहाँ पर रिजवान भी थे जो उनके साथ बहुत हुआ करते थे, शहनशाह अफरीदी भी थे, लेकिन आई विटनेस बताते हैं कि वो सरफराज के साथ ज़्यादा हुआ करते थे, सऊद शकील के साथ ज़्यादा हुआ करते थे।
तो जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो ग्रुप अब उस तरीके से रहा नहीं तो है। नसीम भाई वैसे आपसे आपकी राय लेते हैं, शादाब को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राय ले रहा हूँ आपसे ऐसी। ये राय देखिए ज़्यादा बेहतर बनेगी जब ये PSL ख़त्म होगा, और मेरी अपनी ज़ाती राय में शादाब की परफॉर्मेंस कैसी भी हो, जो 2 सीरीज़ होने जा रही हैं उनके अंदर हमें नए ऑप्शंस को ज़रूर मौका देना चाहिए। बिल्कुल। PSL में शादाब से जैसे मैंने कहा कि उसामा मीर की कारकर्दगी बेहतर रही है, विकेट्स में भी अगर हम देखें या हर चीज़ में अगर हम देखें तो कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमें दिखाई दी है। तो अगर इन तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे शरी भाई, तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप अपने नए ऑप्शंस को ट्राई करें। देखिए अगर टॉप 6 बैटर्स की मैं बात करता हूं, अगर हम कहते हैं कि जी बाबर आजम तो रिजवान तो ऑटोमेटिक चॉइस है टीम में, रिजवान का अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 118 चल रहा है। फ़खर जमान तो ऑटोमेटिक चॉइस है टीम में, फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट 109 चल रहा है। लेकिन नसीम भाई बहुत से सोशल मीडिया के हलकों पे तो रिजवान को कैप्टन बनाने की बात हो रही है कि रिजवान को कैप्टन बनाए, शाहीन भी फ्लॉप हो गए, बाबर को ज़ाहिर है अभी आप ला नहीं सकते हैं, फिर मजाक बन जाएगा, और रिजवान के अलावा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। ये सोशल मीडिया पे चल रही है बाकायदा। देखिए कौन चला रहा है ये नहीं को पता। कप्तानी से हटाकर आप अपनी क्रिकेट का मजाक बनाएंगे। ये कोई बच्चों की क्रिकेट नहीं हो रही है कि आज मैं कप्तान हूं कल कोई दूसरा कप्तान होगा। एक नेशन का कप्तान है वो। आपने वर्ल्ड कप के डिजास्टर के बाद कप्तान बनाया है। आप चंद मैचों के बाद, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जो 4 मैच अब शाहीन शाह अफरीदी के एज ए लीडर हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस बहाल कर सकते हैं, इसके अंदर वो टोन सेट कर सकते हैं कि मैंने किस तरह लीड करना है, अपनी गलतियों को बैठ के देखें। तो फिर ये शायकीन क्रिकेट बात कर रहे हैं या ये बात फैलाई जा रही है कि रिजवान को कैप्टन बनाए? क्योंकि हमने माजी में ऐसा देखा है कि बहुत सी चीज़ें फैलाई भी जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रिजवान ही फैला रहे होंगे, लेकिन क्या ये बात फैलाई जा रही है? ये बात कर कौन रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आ रही है, हर खिलाड़ी की अपनी फैन फॉलोइंग होती है। हाँ, फैन फॉलोइंग भी होती है। सोशल मीडिया से ज़्यादा बासित अली को आपने कोट किया था, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब ने ये बात कही थी कि रिजवान को कप्तान लगा दें, जो आपने सवाल भी किया था। जी जी बिल्कुल याद है मुझे। देखिए आपने वहाँ गलती की थी कि जब जो एक बंच बना हुआ था आपने उन्हीं में से कप्तान बनाया वर्ल्ड कप के बाद। आप कोई नया कप्तान, अम्माद वसीम आपके पास एक ऑप्शन मौजूद था, आप उस बंच जिसके बारे में कहा जा रहा था अम्माद की तो अफादियत पे वो हफीज वो सवाल उठा रहे हैं कि उनको किस काम के हुए हैं अभी। हफीज़ ने खुद भी देखा था वो कमबैक जो अम्माद ने किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। सबसे कामयाब बॉलर थे, सबसे कामयाब प्लेयर थे, बैटिंग में उन्होंने रन्स किए थे, बॉलिंग में उन्होंने रन्स किए थे। अगर शादाब उनको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि शादाब की जगह ख़तरे में पड़ती है अगर अम्माद अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितने स्पिनर लेके जाएंगे आप? कोयटा ग्लैडिएटर्स के इस वक्त जो 2 स्पिनर्स हैं, ये नदीम उमर साहब को क्रेडिट जाता है, उनको बहुत मुबारक हो, कल उन्होंने जो मैच भी जीता। उस्मान तारिक, नसीम भाई देखें, मैंने आपसे जो सवाल किया था ना कि ये शादाब की जगह बनती है नहीं बनती, अब जो इतना अभी तक चीज़ें हमारी सामने आई हैं वो ये आई है, ना शादाब कैप्टन अच्छे बन पा रहे हैं, ना शादाब ऐसे टाइम पर आते हैं जिस टाइम पे टीम को ज़रूरत होती है, ना शादाब टीम सेलेक्शन अच्छी कर पा रहे हैं, ना बॉलिंग खुद वो ऐसी को ख़ास कर पा रहे हैं। तो मैंने यही सवाल किया था कि अभी वर्ल्ड कप में जहाँ इतने सारे ऑप्शंस हैं, क्या इसमें उनकी जगह बनती है? आया वो 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस देते हैं, फिर हम पूरे वर्ल्ड कप में उनको ले जाएं? देखिए माजी में इतने झटके खा चुके हैं उनसे। शेरी भाई, हमने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत बात की। शादाब, मैंने आपको एक बात कही कि ये PSL को ख़त्म होने दें कैसा होगा, और मैंने आपको ये बात भी कही कि PSL के बाद शादाब की कैसी भी परफॉर्मेंस हो, आपको नए ऑप्शन के साथ जाना चाहिए अगली तो यानी कि आपने कह दिया नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट सीरीज़ में ज़रूर जाना चाहिए। मैं वर्ल्ड कप दूर है अभी, क्योंकि इस PSL के बाद आपने 2 इंपॉर्टेंट सीरीज़ खेलनी है, वो सीरीज़ भी आपका टोन सेट करेंगी। देखिए ना, सईम अयूब को आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आए, आज़म खान को आप इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आए। इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस का लेवल वो नहीं रहा। हम बार बार बात करते थे कि बाबर आजम को, रिजवान का ओपनिंग पेयर सही नहीं है, लेकिन उनकी जगह आप जिसको रिप्लेस कर रहे हैं वो भी तो परफॉर्म करके दिखाए ना, वो भी तो ये बताए कि मैं इक्वली गुड हूँ। बिल्कुल, बाद में हमारे यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि तबाही की वजह क्या बनती है कि एक तो हम नए ऑप्शन नहीं लाते। अभी जैसे कि हमने इंडिया पे बात की कि अगर शामी नहीं आते अगर इंडिया की टीम से, तो इंडिया के पास उसके बैकअप ऑप्शन में बहुत सारे मौजूद होते हैं। हमारे पास एक चले जाते हैं, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। और शादाब की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने ही है। अब इनको लेके जाने या ना जाने का फैसला तो ज़ाहिर PCB करेगी। वक्त तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और पीएसएल का अगर हम देखते हैं कि अब तक जितने पीएसएल में मैचेस हुए हैं तो नंबर 1 पे है मुल्तान सुल्तान, जिन्होंने 6 मैचेस खेले, जिनमें से वो 5 जीती 1 हारी है। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर 5 जीते 1 4 हार चुके हैं। 5 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं 1 उन्होंने हारा है। उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैचेस खेले, 3 जीते 2 हारे हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस 2 जीते 3 हारे। कराची किंग्स 5 मैचेस 2 जीते 3 हारे। और लाहौर कलंदर 6 मैचेस 6 हार गए। इवन अभी तक नंबर 1 पे मुल्तान सुल्तान, फिर कोयटा ग्लैडिएटर, फिर पेशावर ज़ल्मी। क्या देख रही हैं आप अब तक जो भी रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, कौन सी टीम्स को देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे मुल्तान की टीम इस वक्त टॉप पर है। तो जब हमारा शो स्टार्ट हुआ था उस वक्त मैंने यही कहा था कि मुल्तान इज़ माय फेवरेट, और उसके पीछे वजह यही थी कि उनकी जो स्ट्रेटजी पिक्स थी वो मुझे बहुत पसंद अच्छा, जो नंबर 1 पे आ गया वो मेरी फेवरेट है। लेकिन उसका रीज़न है, देखिए उन्होंने जो स्ट्रेटजी उनकी पिक्स जिसकी मैं बात करी वो ये है कि उन्होंने अपने लोकल प्लेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लिए, और फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा लिए। ये उनकी पिक इसलिए अच्छी थी क्योंकि आपको पता है कि जिस टीम में पार्शियल एडिशन हुआ है फॉरेन प्लेयर्स का, उसके हमने रिजल्ट्स ऊपर नीचे देखे हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान की जो टीम है उसमें थ्रू आउट उनके पास जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी अवेलेबल रहे हैं, और उनके लोकल प्लेयर्स बहुत पोटेंशियल पे खेल रहे हैं। सेकेंडली, उन्होंने जिस तरह से अपने होम कंडीशन को यूज़ किया है वो उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और आते साथ ही उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में फिर अपने स्पिनर्स को ले आए, फैसल अकरम का डेब्यू कराया। तो इनकी परफॉर्मेंसेस कमेंडेबल हैं। और वुमेन कोचेस भी ली, ली, और जो कि बहुत इंप्रूव कर रही हैं। उसामा मीर की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, तो अच्छा काम हो रहा है उनकी टीम के साथ। लेकिन जैसे अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए जो कि 4th नंबर पे है, इनका स्टार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन वही बात है कि इन्होंने अपने कॉम्बिनेशंस को बहुत ज़्यादा चेंज किया। तो जब आप टीम को मैचेस स्टार्ट होते हैं, टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, उस वक्त आपको अपनी एक टोन सेट करनी होती है। उस वक्त जब आप चेंजेस करते हैं तो आप रिस्क ले रहे होते हैं, और जब आप रिस्क लेते हैं तो वो उनकी फेवर में नहीं गया ओवरऑल। लेकिन अगर कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो इस वक्त इनके पास विल स्मिथ जैसा प्लेयर बेंच पे बैठा हुआ है। तो इनके जो सऊद शकील हैं उनको फर्स्ट टाइम चांस मिला है पीएसएल में खेलने का, और उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है कि विल स्मिथ जिन्होंने लास्ट टाइम सेंचुरी की थी, इंग्लिश प्लेयर हैं, और बहुत उसके बाद पीएसएल के बाद ये इंग्लैंड की टीम में भी खेले, मतलब बहुत अपने आप को ऊपर लेकर आए। लेकिन इनकी लोकल प्लेयर्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि कोयटा ग्लैडिएटर को इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। बड़ी ज़रूरत है। और जी एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो ये अच्छी लगती है कि ठीक है जी, जो फ्रेंचाइजर होते हैं उनको वो चाहते हैं कि टीम जीते, लेकिन अगर अपने जो प्लेयर्स होते हैं ना उन्हें हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाएं ताकि ये पाकिस्तान के लिए खेल पाए। नसीम भाई, अगर हम मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर की बात करते हैं तो ये तो चलें जी बड़े सेफ जोन में नज़र आ रही हैं। पेशावर ज़ल्मी भी सेफ जोन में है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, कौन टॉप 4 में जाएगा? अंदाज़ा क्या लग रहा है आपको? लाहौर कलंदर तो जी माइनस में चल रहा है बिल्कुल, और माइनस में तो काफ़ी चल रहे हैं। टॉप 5 में अगर आप कहें कि किसी एक टीम ने क्वालिफाई कर लिया तो अब तक क्वालिफाई किसी एक टीम ने भी किया है, आधा पीएसएल हो गया। तो मुल्तान सुल्तान के सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी इक्वली चांस दिखाई दे रहे हैं कि ये प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी की टीम बाबर आजम की क़यादत में खासी फॉर्मेडेबल दिखाई दे रही है। बाकी टीमों से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये भी प्लेऑफ में जाने के कंटेंडर लग रहे हैं क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं देखूं तो मुझे रिजवान अपनी कैप्टनशिप की वजह से या टीम को मुतहर्रिक रखने की वजह से उनकी अपनी परफॉर्मेंस आगे बहुत काउंट करेगी, क्योंकि इस वक्त मैं अगर रिजवान को बैटिंग ऑर्डर में भी देख रहा हूं तो खासे नीचे दिखाई दे रहे हैं। वो 8वें नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। 187 उनके रन हैं 6 मैचों में, और उनका स्ट्राइक रेट भी 118 है। देखें, रन्स और स्ट्राइक रेट दो ज़्यादा काउंट करता है इस क्रिकेट के अंदर, जिसको हम T20 क्रिकेट कहते हैं। अगर हम इस रन्स में देखें तो ज़्यादातर आपको जो लिस्ट टॉप 10 दिखाई देंगे उसमें मोस्टली टॉप 3 बैटर्स होंगे, क्योंकि उन्हें मौका ज़्यादा मिलता है। चाहे रेज़ा हेंड्रिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बाबर आजम दिखाई दे रहे हैं, साइम अयूब दिखाई दे रहे हैं, रिजवान आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे आपको बहुत सारे दिखाई देंगे क्योंकि इनके पास ऑप्शन ज़्यादा है, इनको बॉल ज़्यादा मिल रही है। उनका स्ट्राइक रेट क्या था, उन्होंने किस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, किस कंडीशन में वो कैसा खेल कर गए। एक मैच ऐसा भी था कि राइले रोजो को रना बॉल से भी कम खेलना था, वो मैच जिता के गए। वो भी काउंट करता है कि उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया, वहाँ स्ट्राइक रेट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मोस्टली T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट, अगर इस वक्त अगर कल तक की मैं बात करूँ, आप अगर रन्स के एतबार से छोड़ दें तो बाबर आजम वाकई ये बहुत अच्छा ये पीएसएल खेल रहे हैं। वो पहले भी बहुत अच्छा अगर हम नसीम भाई टॉप 10 हाईएस्ट रन स्कोर्स बैटर्स की बात करते हैं तो उसमें बाबर आजम नंबर 1 पे हैं। उसके बाद काफ़ी फॉरनर्स के बाद साहिबजादा फरहान आ रहे हैं, लास्ट में साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ये लोग आ रहे हैं। बीच में जितने भी हैं डसन हैं, रिजा हेंड्रिक हैं, पोलार्ड है, ये फॉरनर्स आ गए हैं। देखिए, ये इनमें पोलार्ड अगर देखें तो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। वैंडर ड्यूसन 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, रिजा हेंड्रिक्स ओपन भी करते हैं और वन डाउन भी आते हैं। तो ये टॉप 3 बैटर्स के लिए ज़रा ज़्यादा ऑप्शन होता है।
कराची किंग्स से पोलार्ड इसलिए ज़्यादा अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना तो शान मसूद उस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ना विंस परफॉर्म कर रहे हैं, ना सिफर्ट से जो शामिल हुए वो भी उस तरीके से इनके टॉप ऑर्डर में परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें नवाज़ को 4 या 5 नंबर पे बैटिंग करानी पड़ती है और कैरिन पोलार्ड की बैटिंग चूँकि आ रही है इस वजह से उनके रन्स दिखाई दे रहे हैं मोस्टली। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कल तक परसों रात तक अगर मैं स्ट्राइक रेट देख रहा था अपने बैटर्स के, सऊद शकील जिनका नाम ही नहीं आता टेस्ट क्रिकेट में, वो 2 दिन पहले तक स्ट्राइक रेट में टॉप पर थे। आज भी अगर वो देखा जाए तो तमाम बैटर्स में वो बैटर्स जिन्होंने इस PSL 9 में 50 से ज़्यादा बॉल्स खेली हैं उनमें टॉप स्ट्राइक रेट सऊद शकील का 164.4 है। दूसरे नंबर पे बाबर आजम 152.6, तीसरे नंबर पर आपके जो हमारे खब्बे साइम अयूब आ जाते हैं 147.7, उसके बाद आपके साहबजादा फरहान आते हैं 126.7, दैन रिजवान 118.4 और फ़खर जमान 103.9। मैं ये बात कर रहा हूँ हमारे यहाँ फ़खर जमान हो गए और रिजवान हो गए, ये फर्स्ट चॉइस होते हैं टीम के अंदर, ये तो होंगे ही टीम में, इनके बगैर तो टीम बन ही नहीं सकती। कैसे नहीं बन सकती? अगर फ़खर जमान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो सऊद शकील अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मॉडर्न डे। और देखें ये मैं बहुत शायद ये क्रिकेटर हमारे साथ बैठी हुई हैं, वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पे 200 के मैचेस बहुत कम होते हैं, वहाँ पे आपको टेक्निकली साउंड बैट्समैन भी चाहिए होता है, हर गेंद हिट बाहर नहीं चली जाएगी, वहाँ पे आपको अपनी इनिंग को ग्राफ्ट करना पड़ता है जहाँ बॉल मिलती है। अगर आप कैरेबियन प्रीमियर लीग के मोस्टली मैचेस देखें, हमारी लीग की तरह 200-190 के मैचेस नहीं होते, वो 160-170 के मैचेस होते हैं। तो इसका मकसद है कि सऊद शकील टेक्निकली ज़्यादा साउंड है, अगर वो फ़खर से अच्छा खेल रहे हैं टॉप ऑर्डर पे तो फिर सऊद शकील को टीम में होना चाहिए। यही कह रहा हूँ ना कि हमने सऊद शकील को, तो ये तो नदीम उमर साहब को और शेन वॉटसन को और मोइन खान साहब को क्रेडिट जाता है कि जिन लोगों ने सऊद शकील के लिए प्लान किया कि इनको हम टॉप ऑर्डर पे खिलाएंगे। ख्वाजा नाफे के होते हुए, ख्वाजा नाफे इससे पहले जितने टूर्नामेंट्स होते हैं, उमर एसोसिएट्स हों, सब में वो ओपन करते हैं, वो नाफे को 3 पे लेके चले गए। तो ये क्रेडिट जाता है उनको कि, और अगर सऊद शकील अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके टॉप 3 सऊद शकील, बाबर आजम और सईम अयूब क्यों नहीं हो सकते? और अगर साहबजादा फरहान की वो कैपेबिलिटी है कि अगर वो ओपनर नहीं है तो 4 नंबर पे भी आके बैटिंग कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ इफ्तिखार मिडिल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, आपको आजम खान को भी देखना चाहिए कि वो कैसा खेल रहे हैं। अच्छा, ये जो चलें जी, एक रेगुलर हमारे टीम जो है वो अनाउंस हो जाती है हर दफ़ा ही, लेकिन अभी क्योंकि ज़ाहिर है जो अभी पिछला वर्ल्ड कप गुजरा उसमें जिस तरह की परफॉर्मेंस आई वो एक बड़ी ख़राब परफॉर्मेंस थी, और अब जो है स्पेशली PCB को बैठ कर ही सोचना होगा। जैसे नसीम भाई ने बताया, और भी क्रिकेट हलकों में बातें हो रही हैं और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन्हें चांस देना चाहिए। बहुत हो चुका जी ये दोस्ती यारी, हम थक चुके हैं ये चीज़ें देख के कि वो उसका रिश्तेदार है, वो उसका दामाद है, वो उसका दामाद है, ये सारी चीज़ों से बाहर आना चाहिए। और अगर टॉप बॉलर्स, अगर ब्रेक पे जा रहे हैं तो ब्रेक पे टॉप बॉलर्स पे बात करेंगे। देखिएगा टॉप 5 के अंदर आपको सिर्फ एक वो दिखाई दे रहा है कि जो भी ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल जी, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि PSL में टॉप बॉलर इस वक्त कौन जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि इस वक्त टॉप जो 10 बॉलर्स हैं वो कौन चल रहे हैं। अगर हम देखते हैं टॉप 10 बॉलर्स में, तो इस वक्त मोहम्मद अली जो हैं मुल्तान सुल्तान के, वो नंबर 1 पे हैं। उसके बाद उसामा मीर मुल्तान सुल्तान, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर, आरिफ याकूब पेशावर ज़ल्मी, डेविड मुल्तान सुल्तान, अबरार अहमद कोयटा ग्लैडिएटर, ड्यूक वुड पेशावर ज़ल्मी, सलमान अरशद पेशावर ज़ल्मी, उसके बाद मीर हमज़ा कराची किंग्स एंड नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके बाद है अब्बास आफरीदी मुल्तान सुल्तान। एमन अगर हम बात करते हैं टॉप बॉलर्स की, तो मोहम्मद अली, उसामा मीर, ये तो नंबर 2 पे आ रहा है। उसके बाद एक नाम है शाहीन शाह अफरीदी, जिसे सब जानते हैं, इतना ज़्यादा वो टीम में इन है। उसके बाद आरिफ याकूब। तो देखने में ये आ रहा है कि ज़्यादातर नाम वो आ रहे हैं जिन्हें इतना चांस ही नहीं मिला है। जी बिल्कुल, देखें अगर हम मोहम्मद अली की बात करें तो उनकी अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने टेस्ट भी खेला है। यूजुअली हम सिर्फ ये समझते हैं कि T20 क्रिकेट आपको लीग में सक्सेस दिलाती है, लेकिन उसके पीछे अगर आप होमवर्क देखें तो वो 50 ओवर क्रिकेट होती है, लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट होती है, उसमें आप एक जगह पर बॉलिंग कराना सीखते हैं और मोहम्मद अली को इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात करूँ तो शाहीन शाह अफरीदी T20 में
हमेशा ये सोचते हैं कि विकेट लेने जाना है, लेकिन जब आपकी सिर्फ यही थिंकिंग होती है तो आप समटाइम्स अपनी लेंथ को मिस कर जाते हैं और वहाँ पे फिर आपके पास वो कंट्रोल नहीं आ पाता। शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से टूर्नामेंट स्टार्ट किया था उस वक्त वो अपनी लाइन और लेंथ से स्ट्रगल कर रहे थे। तो मतलब आप मेन बॉलर हैं टीम के, आपको टाइम क्यों लगा जगह पे आने के लिए? तो लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जाके लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलें। आरिफ याकूब ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया अपनी बॉलिंग से। लास्ट मैच में उन्होंने एक साथ 4 विकेट्स ली, वो भी अंडर प्रेशर जाके। तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। इस साल उन्होंने डोमेस्टिक में कराची वाइट्स की तरफ से खेला था, वो भी 3 मैचेस खेले हैं। 3 मैचेस में उनकी 19 विकेट्स हैं। तो वो न्यू प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को T20 क्रिकेट में भी शो किया है। ठीक है नसीम भाई, जैसे मैंने एमन से सवाल किया था कि वो नाम आ रहे हैं जिन्हें इतना रेगुलर चांस नहीं मिलता। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी तो फेयर इनफ उनको तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा मोहम्मद अली, उसामा मीर, आरिफ याकूब, ये वो नाम आ रहे हैं जिन्हें इतना रेगुलर हमने नहीं देखा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त नंबर 1 पे। और जो नसीम शाह जिनका बड़ा हम मिस कर रहे थे कि जी नसीम शाह नहीं है, वो 9वें नंबर पे। बिल्कुल, नसीम शाह चूँकि कमबैक भी कर रहे हैं तो अच्छी गेंदें कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। नसीम शाह ने बुरी बॉलिंग नहीं की है, नसीम शाह अपनी ग्रिप पे आ रहे हैं। देखिए, मुल्तान सुल्तान अगर आपको टॉप पे दिखाई दे रही है तो टॉप 5 में उनके 3 बॉलर्स हैं और इनकी बॉलिंग ने जो है वो मुल्तान सुल्तान को टॉप पे रखने में बड़ा रोल प्ले किया। उसमें जो की रोल है ना वो मोहम्मद अली का ही है। मोहम्मद अली का नाम कोई नहीं लेता, वो ODI में भी कोई नाम नहीं लेता, टेस्ट में भी कोई नाम नहीं लेता। वो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन नाम कोई नहीं लेता। आप देखना चाहिए ये इम्प्रूव करके आ रहे हैं, ये जगह पे गेंद कर रहे हैं। और मोहम्मद अली को अगर इसी तरीके से वो बॉलिंग करते हैं तो मौका मिलना चाहिए। आरिफ याकूब अगर आप देखेंगे इस लिस्ट में खासे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आरिफ याकूब का तो कोई नाम ही नहीं लेता, किसी भी सिस्टम के अंदर उनका नाम नहीं चल रहा होता कि चलो टेस्ट के हैं, ODI के हैं, या नज़र रखें इनको और इनको खिला के देखें। जो मैं बात कर रहा हूँ कि बजाय शादाब के आप आरिफ याकूब पे भी नज़र रखें कि वो कैसी बॉलिंग करके नसीम देते भाई, हैं। ये तो नहीं है कि जो पुराने एक बैठे हुए हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, उन्हें रिप्लेस करना PCB के लिए भी आसान नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि PCB खुद भी चाहते हुए भी रिप्लेस नहीं करवा पाए। देखिए, अब मोहसिन नकवी साहब का यही इम्तिहान है कि वो जो प्लेयर पावर होता है, वो जो एक दूसरे को साथ लेने की बात करते हैं। अब आप देखें ना कि वर्ल्ड कप में जाने से इनकार कर दिया था बाबर आजम ने। जब उनको कहा गया था कि इन 2 खिलाड़ियों को छोड़ दें तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा। उसके बाद मजबूरन उनको भेजना पड़ा था, नहीं जा रहा, बैठ जाएं भाई इधर, ओके। ये इस मुल्क के अंदर अब ये चीज़ थोड़ी सी आपको थोड़ा स्टैंड लेना, क्योंकि इसका रिजल्ट तो हमें वर्ल्ड कप में दिख गया, हमें नज़र आ जाता है। उसके बाद वो दोस्ती यारियाँ कहाँ लेके जाती है। लेकिन मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक चीज़, आपकी विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका इकॉनमी रेट क्या है ये भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर एक बॉलर अपने 4 ओवर में 16 रन देके जाता है, आउट कोई भी नहीं करता, मेरे ख्याल में वो इक्वली गुड है या उससे बेहतर है जो 55 रन देके 4 आउट कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उसने जो 16 रन अपने 4 ओवर के अंदर देखे गए। अगर मैं उस्मान तारिक की बात करता हूँ, उस्मान तारिक का आप इकॉनमी, उन्हें 2 ही मैच मिले, उनका इकॉनमी चेक करें। इनका इकॉनमी जो है वो अकील हुसैन से भी बेहतर दिखाई दे रहा है, उसामा से भी बेहतर दिखाई दे रहा है, शादाब से भी बेहतर दिखाई दे रहा है, अबरार से भी बेहतर दिखाई दे रहा है। आपके मुल्क के जितने टॉप स्पिनर्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। इसलिए टीम को सेलेक्ट करते हुए इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें कि किसने किस कंडीशन में कैसी बॉलिंग की, कौन कंडीशन में मैच बचा के लेकर गया, उसका दिल गुर्दा इतना तगड़ा दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम आती है कि मैच फिनिशर हमें दिखाई नहीं दे रहे, कि मैच को जो फिनिश करने वाला प्लेयर हमें दिखाई दे रहा हो। कोई कहता है मैं 200 छक्के मारता हूँ, वो एक मैच में मार देता है, तो उसके बाद कहता है हुण साढ़े लाइक कोई और। अच्छा नसीम भाई, अभी जैसे कि आपने कहा था कि हमें और ऑप्शंस पे भी सोचना चाहिए, वहीं आपने आजम खान का भी नाम लिया। आजम खान ने ये क्लेम किया है कि जी वो बेस्ट पावर हिटर हैं और उन्हें जो है 5 साल में सिर्फ 3 दफ़ा टीम में लिया गया। उनको उनकी एक तरीके से ये शिकायत ये कि जी मुझे इतना चांस नहीं मिलता, तो सही शिकायत है उनकी। और क्या इस वक्त में सबसे बेस्ट पावर हिटर हैं वो T20 के? अगर ये बात कोई और बोले तो अच्छी बात होगी। आजम खान अपने मुंह से ये बात कहते हुए अच्छे नहीं लगते कि मैं बेस्ट पावर हिटर हूँ। अगर ये मोइन खान साहब भी बात कहेंगे तो फिर शायद इतनी मज़ेदार नहीं लगेगी कि आपके बेटे हैं वो। दुनिया बोले, हम भी कहते हैं आजम जो हिटिंग करते हैं बहुत ही क्लीन हिटिंग करते हैं। हर चीज़ आपको कहने की नहीं होती, कुछ चीज़ें अपने अंदाज से कहने की भी होती हैं। खासे यंग है अभी, वो लर्न करेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में रहने के लिए, पाकिस्तान टीम में रहने के लिए आपको किस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। वो बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। लेकिन वो खुद कहेंगे कि ये वाली चीज़ कि मेरे से बड़ा कोई पावर हिटर नहीं है, तो मेरे ख्याल है वो अहमकों की जन्नत में रहने, नीचे मुँह करके क्रिकेट खेलें। अभी उन्होंने करा क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उन्हें जब मौका मिला वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। हम बार बार चीख के थक गए, आजम खान को खिलाओ, रिजवान की जगह आप ये विकेट कीपर भी चेक करके देखो, हसीबुल्ला को लेके आओ, वो विकेट कीपर चेक करके देखो कैसे।
लेकिन जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं फिर ये कहना कि भाई न्यूजीलैंड में 5 में से 3 मैच आजम खान आपको मिले थे। अगर आपको पहले मैच के बाद सरफराज को पहले टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट नहीं दिया, वहाँ समझ में आता था कि भाई वो तो इतनी मेहनत के बाद यहाँ दोबारा टेस्ट टीम में जगह बनाई थी, आपने एक मैच के बाद बाहर कर दिया। लेकिन आजम आपको 3 मैच मिले थे, आपको कहीं ना कहीं एक तो स्पार्क शो करते। और हम आजम को कहते हैं कि वो अच्छे पावर हिटर हैं, लेकिन खुद अपने मुंह से कहते हुए अच्छे नहीं लगता। खुद कोई मजा भी। नहीं आता ना यार, अब वो बोलेगे मैं यार सबसे अच्छा हूँ, मैं वो हूँ, तो फिर वो कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ये ना करें। अच्छे प्लेयर हैं आप, और इंशाल्लाह हम तो उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान टीम में खेलें। नसीम भाई टाइम कम है, लेकिन एक इस वक्त में स्टेटमेंट है सुरेश रायना ने एक स्टेटमेंट दिया कि रोहित शर्मा जो है मैं उन्हें नेक्स्ट MS धोनी की जगह देख रहा हूँ इंडियन टीम में, और सुरेश रायना और MS धोनी बड़े क्लोज थे। तो क्या वाकई में रोहित शर्मा जो हैं वो MS धोनी के टक्कर पे हैं? MS धोनी एक ही है। तो सुरेश रायना ने क्यों कह दिया फिर? हो सकता है कि रोहित को दावत में ज्यादा दोस्ती हो गई, मोटिवेट करने के लिए कह दिया हो सकता है रोहित शर्मा को। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक ही है सारी दुनिया की क्रिकेट में, मैं किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। महेंद्र सिंह धोनी जैसा लीडर, इतने रिजल्ट जो वो करके चले गए, ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करके गए, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, कौन सा टूर्नामेंट है जो उन्होंने छोड़ा, अपनी क़यादत के अंदर जिता के गई। ये एजाज़ किसी को भी नहीं मिला चले दुनिया जी। में। MS धोनी नसीम भाई के बकौल एक ही हैं, और भी लोग कहते होंगे जी एक ही हैं, और सुरेश रायना ने ऐसी मोटिवेट करने के लिए कह दिया होगा। हम भी कहते थे अपने मोहल्ले के बच्चों को यार तुम जिम जा रहे हो, अच्छी बॉडी बन रही है, लेकिन टाइम लगता है। रोहित अच्छा लीड कर रहे हैं अभी टीम, अच्छा लीड कर रहे हैं, इस वजह से शायद उन्होंने मोटिवेशन के लिए बोल दिया होगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है, और अगर हम बात करें कल, तो कल पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का मैच है पहले 2 बजे, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर का मैच है। अब देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।